फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए बहुत तेज़ी के साथ पॉइंटर हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। और जो पॉइंटर्स आपके हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये पॉइंटर्स आपके, मैं हिंदी में भी इसका जितना भी बेसिक अनुवाद है वो बताता जाऊँगा। और ये पॉइंटर्स अगर कोई स्टूडेंट प्रिंट आउट निकाल के और वीडियो को साथ में देखकर और नेसेसरी चीज़ों को साथ में आसपास अंडरलाइन करते हुए पढ़ेगा तो उसे और भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपके कंटेंट जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं सीधे उस पॉइंट्स को यहाँ पर आपको डिस्क्लोज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर इन पॉइंट्स के अलावा एग्ज़ाम में डायरेक्ट कोई चीज़ें इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाता। जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सीधा सीधा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और ऐसे पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला है, ये आपका कंप्रेशन रेशियो होता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको हम लोग वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी लिखते हैं। इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंट्रॉपी मतलब क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम में या किसी निकाय में हीट जोड़ी जाती है या हीट बाहर से डाली जाती है तो इंट्रॉपी कैसी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। अमाउंट ऑफ हीट इज रिमूव्ड बाय द कूलिंग सिस्टम, इंजन के कूलिंग सिस्टम के द्वारा कितनी हीट रिमूव करी जाती है तो 30% करी जाती है। बैक फरो फाइंड इन द सेंटर टू साइड प्लॉइंग, जब हम लोग किसी फील्ड में सेंटर से साइड की तरफ प्लॉइंग करते हैं तो हमको बैक फरो उस केस में प्राप्त होती है। डीप ड्राइंग सिस्टम, जब डीप ड्रायर सिस्टम की बात करते हैं, डीप ड्रायर ड्राइंग सिस्टम की बात करते हैं तो जब जितनी भी अनाज की या ग्रेन की लेयर्स होती हैं वो 1.25 से 1.50 सेंटीमीटर की प्रत्येक लेयर होती है। और ड्राइंग एयर का जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री होता है। तो ये क्या है, डीप ड्राइंग सिस्टम में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन अप्लाइड टू द क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। फिर से इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं टेंशन मेजरमेंट बाय टेंसियोमीटर इज जनरली लिमिटेड टू द मैट्रिक सक्शन वैल्यूज बिलो 1 ATM। मतलब तनाव मापी द्वारा मैट्रिक चूषण नापने के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण 1 एटमॉस्फेरिक होता है। ठीक है, अधिकतम सीमा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होती है टेंसियोमीटर के द्वारा। तो टेंसियोमीटर की से हम क्या नापते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन नापते हैं। और वो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सॉइल मॉइस्चर टेंशन की, वो क्या होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है। अब उसका क्यों होती है, क्योंकि आप जान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कहीं पर प्रेशर होगा तभी वहाँ पर सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। और सॉइल अगर मॉइस्चर को अपने अंदर खींच रही है इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है अंदर, तभी खींच पाएगी वरना नहीं खींच पाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्ले सॉइल हैज़ हाईएस्ट एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मान सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, विश्राम कोण का सबसे ज़्यादा मान किस में मिलता है, क्ले सॉइल में। इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे चतुर्थांश में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होल सर्किल बेरिंग बराबर 180 डिग्री में से रिड्यूस बेरिंग को घटा देते हैं। 180 डिग्री माइनस RB बराबर WCB। मतलब होल सर्किल बेरिंग निकालना है अगर नॉर्थ डायरेक्शन से किसी लाइन का कोण निकालना है और वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 180 डिग्री में से घटाने पर ये एंगल आपको मिल जाता है। वेन सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनएडिक्वेट फॉर द क्रॉप ग्रोथ, जब सॉइल मॉइस्चर और रेनफॉल क्रॉप ग्रोथ के लिए इनएडिक्वेट होते हैं या ठीक से नहीं मौजूद होते हैं तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट की कैटेगरी में डाला गया है। वाटरशेड इज ए हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ टू ए कॉमन पॉइंट। वाटरशेड जो होती है ये एक ऐसी हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी है जो किसी भी क्षेत्र का रन ऑफ किसी एक बिंदु पर लाकर कलेक्ट करती है। ठीक है, रन ऑफ टू ए कॉमन पॉइंट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आता है, वाटरशेड इज ए हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ टू ए कॉमन पॉइंट। किसी एक बिंदु पर रन ऑफ को कंट्रीब्यूट करने वाला जो वाटरशेड होता है, जो हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी होती है उसे वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी मतलब हाइड्रोलॉजिकल इकाई, ठीक है, उसे वाटरशेड कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 10,550 किलो कैलोरी 1 किलोग्राम जलाने पर। इनवर्ड स्लोप टाइप ऑफ बेंच टेरेस इज इन द रेंज ऑफ 2 से 10%। ठीक है, अंदर की ओर ढाल वाली वेदिका की ढाल सीमा क्या होती है, 1 से 2% होती है। और मैंने आपको बताया था इनवर्ड स्लोप बेंच टेरेस इस प्रकार से आपकी बनती है, अंदर की तरफ जो ढाल है ये आपकी कितनी है, ये 2% के आसपास, 1 से 2%। बक्खर एक प्रकार का ब्लेड हैरो होता है। यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, मिलीमीटर पर आवर।
इन्फिल्ट्रेशन रेट मतलब रिसाव की दर किससे नापते हैं, मिलीमीटर पर आवर में। स्पेस दैट सपोर्ट द क्रैंकशाफ्ट इन द सिलेंडर ब्लॉक इज कॉल्ड एज मेन जर्नल। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट को सिलेंडर ब्लॉक में जो जगह सपोर्ट करती है वो मेन जर्नल कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रैंकशाफ्ट के एक तरफ फ्लाईव्हील लगा होता है, दूसरी तरफ ये सिलेंडर के ब्लॉक में जाकर फिक्स रहता है, तो यहीं पर आपका मेन जर्नल लगा होता है। स्ट्रोक बोर रेशियो ट्रैक्टर इंजन का कितना होता है, 1.25 होता है। क्राफ्ट प्रोसेस ऑफ द केमिकल पल्पिंग, केमिकल पल्पिंग का जो क्राफ्ट प्रोसेस होता है ये एक एल्कलाइन प्रोसेस होता है या क्षारीय पद्धति होती है। ठीक है, एल्कलाइन प्रोसेस होता है ये। अब आते हैं इसके आगे। द लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, द स्लोप ऑफ द लाइन इज 100%। अगर किसी लाइन का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब कि इधर भी वो लाइन 1 यूनिट है और इधर भी 1 यूनिट है, तो 1/1 का मतलब क्या हो गया, स्लोप कितना हो गया, 100% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं। द ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ। ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल लॉ के सिद्धांत पे काम करता है। अब इसके आगे के पॉइंट पे आते हैं। डिफरेंशियल यूनिट इन द बेवल पिनियन गियर, डिफरेंशियल यूनिट इन द बेवल पिनियन गियर क्राउन व्हील से एंगेज होता है। ठीक है, डिफरेंशियल यूनिट क्या होती है, जो आपको मैंने बताया ट्रैक्टर के टर्निंग के समय ये अंदर के पहियों का वेग कम, बाहर के पहियों को ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर से आसानी से घूम जाता है। डिफरेंशियल जो यूनिट में जो गियर्स लगे होते हैं उनमें उसमें 4 गियर होते हैं, और 4 गियर में जो बेवल पिनियन गियर होता है वो क्राउन व्हील से जाकर मेशअप हो जाता है या एंगेज हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डिफरेंशियल यूनिट में बेवल पिनियन गियर किससे जुड़ता है, क्राउन व्हील से जुड़ता है। फिर ASA स्टैंडर्ड के अनुसार 6 स्प्लाइन PTO शाफ्ट जो होती है, 6 स्प्लाइन वाली PTO शाफ्ट का मतलब शाफ्ट जो बाहर निकली है उसमें 6 सेक्शंस बने हुए हैं। 6 स्प्लाइन PTO शाफ्ट जो होती है वो 540 ±10 RPM, ये इसका रिवोल्यूशन पर मिनट या इतने चक्कर पर मिनट से PTO शाफ्ट आपकी घूम सकती है। या पावर टेक ऑफ शाफ्ट की जो स्पीड है अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर के अनुसार 540 ±10 RPM होती है। एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक्टर ऑफ द फ्रंट टायर एंड द वर्टिकल लाइन, ट्रैक्टर के जो आगे के पहिए होते हैं उनके सेंटर लाइन और वर्टिकल के बीच का जो एंगल होता है उसको कैम्बर एंगल कहा जाता है। स्टीयरिंग शाफ्ट ऑफ द ट्रैक्टर इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, ट्रैक्टर की स्टीयरिंग शाफ्ट स्टील की बनी होती है। स्पार्क प्लग गैप कितना होता है, तो इंजन के अंदर स्पार्क प्लग का गैप पेट्रोल इंजन में 0.5 से 0.85 mm के बीच होता है। डेटा याद रखेंगे। मैक्सिमम रेट ऑफ इमिशन ऑफ बाय द ड्रिपर, ड्रिपर के द्वारा मैक्सिमम रेट ऑफ इमिशन कितना हो सकता है, 15 लीटर 1 घंटे में। सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज रिमूव द सब सरफेस ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, जो पानी भूमि की सतह पर गिरकर रिस कर नीचे जाता है वही आपके सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा फील्ड से बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रचलित प्रणाली सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इजराइल में। डिवाइस यूज टू कट द फरो स्लाइस वर्टिकली फ्रॉम द लैंड व्हील अहेड ऑफ द प्लाउ बॉटम। ठीक है, प्लाउ बॉटम के आगे ऐसी डिवाइस जो फरो स्लाइस को कट करते हुए चलती है ताकि जो प्लाउ है, प्लाउ का जो मोल्ड बोर्ड है वो बेहतर तरीके से काम कर सके, उसको कोल्टर कहा जाता है। फेवरेबल पीएच फॉर द बायोगैस, बायोगैस के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। इन द सूडो प्लास्टिक फ्लूइड द इंक्रीज ऑफ द शियर रेट डिक्रीज ऑफ द अपरेंट विस्कोसिटी, मतलब क्या हुआ कि सूडो प्लास्टिक फ्लूइड में, आभासी फ्लूइड में जब हम शियर रेट बढ़ाते हैं या कर्तन की दर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी या श्यानता क्या होती है, घटने लगती है। बॉडियन टेस्ट जो किया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है बॉडियन टेस्ट जो किया जाता है, ये सीसम ऑयल को डिटेक्ट करने के लिए मिल्क फैट में सीसम के ऑयल को मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, या एरंडी का तेल मिल्क फैट में मिक्स किया गया है या नहीं किया गया है, इसको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बॉडियन टेस्ट करते हैं। फिर आते हैं कन्वेयर मूव्स द ग्रैनुलर मटेरियल इन ए क्लोजेड डक्ट ऑफ द हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम इज न्यूमेटिक। ठीक है, ये क्या है कि ग्रैनुलर मटेरियल, ठीक है, ग्रैनुलर मटेरियल ऐसा मटेरियल जो निश्चित दानों के अनुसार हो, जैसे बालू, जैसे गेहूँ। ठीक है, बालू जो आपके घर में आती है कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी ग्रैनुलर मटेरियल है। छोटी महीन कंक्रीट जिसके साइज़ लगभग एक जैसे हो ग्रैनुलर मटेरियल है। गेहूं के दाने लगभग एक जैसे हैं वो ग्रैनुलर मटेरियल है। तो न्यूमेटिक कन्वेयर का इस्तेमाल किया जाता है उस केस में जहां पर हम लोग
ग्रैनुलर मटेरियल को दो किसी छोटी डक्ट में या छोटी जगह में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर रहे हो, और एयर हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि न्यूमेटिक का मतलब होता है निर्वात। ठीक है, निर्वात को क्रिएट करके कन्वेयर के द्वारा या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाली जो बेल्ट होती है उसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। कन्वेयर के द्वारा हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं या काम किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फ्लोर टू मेक द केक। ठीक है, केक बनाने के लिए आटे का जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 7 से 9% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कैनिंग ऑफ द वेजिटेबल इज़ नीड फॉर द ब्राइन सोल्यूशन 2 to 3%। ठीक है, जब वेजिटेबल को कैन में पैक किया जाता है या सब्जियों की कैनिंग करने के लिए या डिब्बा बंदी करने के लिए ब्राइन सोल्यूशन या नमक के पानी का जो सोल्यूशन होता है वो 2 से 3% रख कर उनकी धुलाई करी जाती है, ताकि उसको ईजिली पैक किया जा सके। फिर आते हैं पार्टिकुलेट मैटर, टार शुड बी रिमूव्ड बाय प्रोड्यूस गैस। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर और टार जो होता है ये प्रोड्यूसर गैस के द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है आपका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ऐसा मैटर जो आपका जो आपका पार्टिकुलेट मैटर का जो आपका सस्पेंडेड स्टेट में या आपकी ग्रेविटी के प्रभाव के बिना इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड स्टेट में रह सकता है, पार्टिकुलेट मैटर कहलाता है। पार्टिकुलेट मैटर और जो टार होता है ये आपका प्रोड्यूसर गैस के द्वारा क्या होता है, रिमूव किया जा सकता है। ये कहीं पर भी हो प्रोड्यूसर गैस के द्वारा इसे रिमूव कर सकते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है ये आपके रेडिएशन ऑफ हीट से जुड़ा हुआ नियम है। स्टीफन बोल्ट्जमैन ना ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा टी पावर 4, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। यहाँ पर ई होती है इमिसिविटी। ठीक है, इमिसिविटी जो होती है ये परम ताप के चतुर्थ घात के या फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिग्मा यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, सिग्मा इसको कहा जाता है। तो ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है ये रेडिएशन ऑफ हीट के लिए या ऊष्मा के विकिरण के नियम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एज पर द BIS रिकमेंडेशन, एज पर द BIS रिकमेंडेशन द शेप ऑफ लैंड चैनल शुड बी ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए जो पक्की नहरें हम बनाते हैं उसका जो आकार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ट्रेपेजॉइडल या समलंबाकार होना चाहिए। साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल क्या होता है, 0.002 से 0.05 होता है। टिलेज प्रैक्टिस इज फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन इज जीरो टिलेज। ठीक है, नमी के संरक्षण के लिए की गई जो जुताई होती है या जो टिलेज होती है उसको हम लोग जीरो टिलेज कहते हैं। क्विक सैंड कंडीशन इज क्रिएटेड ड्यू टू अपवर्ड सीपेज फोर्स ग्रेटर दैन सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन जो होती है ये क्रिएट होती है जब अपवर्ड सीपेज फोर्स, ऊपर की तरफ होने वाला सीपेज जो है ये सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल या सॉइल के डूबे हुए वेट से क्या हो जाता है, अब अधिक हो जाता है। तो क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन आपको प्राप्त होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इन केस ऑफ लॉन्ग साइट हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट इन द लेवल ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, लंबी दूरी में क्षैतिज रेखा तल में नहीं प्राप्त होती, ऐसा पृथ्वी के कर्वेचर के कारण होता है। ठीक है, 200 किलोमीटर के बाद ही कर्वेचर की हम लोग काउंटिंग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। इंटरनल एक्सपेंडिंग शू सिस्टम कैम मूवमेंट कॉज्ड बाय द ब्रेक पैडल। ठीक है, इंटरनल एक्सपेंडिंग शू सिस्टम को मतलब कि पहिए के अंदर जो की तरफ से शू क्या होगा, बाहर की तरफ फैलेगा और पहियों को टाइट करके ब्रेक लगा लेगा। ठीक है, तो इंटरनल एक्सपेंडिंग का मतलब अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेंड करने वाले शूज़ हैं या आपके ब्रेक हैं जो कि पहियों को रोकते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है अंदर से बाहर की तरफ, ये किसके द्वारा होता है, ब्रेक पैडल के द्वारा होता है। जब आप ब्रेक से पैडल से जब आप ब्रेक दबाते हैं। ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द पावर स्प्रेयर की ऑपरेटिंग स्पीड कितनी होती है, 4.8 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज इन द बिटवीन कांस्टेंट रेट पीरियड एंड फॉलिंग रेट पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट जो किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का या एग्रीकल्चरल के उत्पाद का या कृषि उत्पाद का होता है, ये आपका कांस्टेंट रेट पीरियड और फॉलिंग रेट पीरियड के बीच में होता है। ठीक है,
कांस्टेंट रेट पीरियड और फॉलिंग रेट पीरियड के बीच में होता है। फिर आते हैं साइज रिडक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स, इसको क्या बोला जाता है, साइज रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स के द्वारा रिडक्शन करना क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्राइमरी एम ऑफ ब्लांचिंग। ब्लांचिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गर्म पानी से फसलों या सब्जियों को धोने का मेन एम क्या होता है, एंजाइम को किल करना, ताकि सब्जियां काफ़ी दिनों तक रखी जा सकें। कैपेसिटी ऑफ द बकेट एलिवेटर, बकेट एलिवेटर की कैपेसिटी कितनी होती है, 1 से 1000 टन प्रति घंटा। एक जगह से दूसरी जगह तक किसी माल को लेकर जाने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं, एलिवेटर कहलाती हैं। तो बकेट एलिवेटर की जो हमारी क्षमता है वो 1 से 1000 टन प्रति घंटा है। टेस्ट कोड ऑफ द पावर टिलर क्या होता है, 1935-2002। इंडियन स्टैंडर्ड 1935-2002 पावर टिलर के लिए टेस्ट कोड है। जब आप अपनी किसी एग्रीकल्चरल मशीन को बनाते हैं तो आपको उसको हिसार, भोपाल, अनंतपुर या सोनितपुर, इन 4 में से किसी एक जगह पर ले जाके आपको इसकी टेस्टिंग करानी होती है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड ने जो टेस्ट कोड पावर टिलर के लिए या रोटावेटर के लिए तय किया है वो है IS 1935-2002। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। और ट्रैक्टर के लिए सेम टेस्ट कोड, जब ट्रैक्टर को आप चेक कराने के लिए गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो IS 5994 और 1998, उस 98 का 5994वां नियम है जो कि टेस्ट कोड ऑफ द ट्रैक्टर के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर पे, CG टेस्ट, द ड्राइवर रिप्लेस बाय द 75 kg वेट। ठीक है, CG टेस्ट का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर टेस्ट आप कर रहे हैं ट्रैक्टर के तो ड्राइवर की जगह 75 kg का वेट रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को नापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूम फिल्टर्स मैक्सिमम फिल्टरिंग प्रेशर 1 ATM। ठीक है, वैक्यूम फिल्टर में मैक्सिमम फिल्टरिंग का या मैक्सिमम छन्नक का जो दबाव होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मैक्सिमम फिल्टरिंग प्रेशर इन द वैक्यूम फिल्टर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। SI यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, वॉट मीटर केल्विन, या यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा होता K की जगह तो भी ये बात सही होती, मतलब एक डिग्री केल्विन 1 मीटर ट्रेवल करने में कितने वॉट की ऊर्जा को, पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है, इसी को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। SI यूनिट क्या है, वॉट प्रति मीटर केल्विन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज द मैक्सिमम एट द अर्ली स्टेज। जब भी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन चालू होता है तो शुरुआत में ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम अर्ली स्टेज में रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्चार्ज ओवर द V नॉच इज H⁵/2। V आकार का अगर कहीं पर वियर बना हुआ है तो V आकार के वियर से पानी जहाँ से बाहर गिरता है इसकी ऊंचाई H कहलाती है। तो जो डिस्चार्ज का मान है वो H की पावर 5/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर ये V नॉच वियर है। अगर रेक्टेंगुलर होती तो 3/2 होता। फिर आते हैं इस पर कि बियरिंग ऑफ ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे। ठीक है, सर्वे आप किसी 2 बिंदुओं के बीच अगर कर रहे हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में सर्वे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जो सर्वे है कि जो हमारी लाइन है वो क्या कहलाती है, उसका एंगल नापना नॉर्थ डायरेक्शन से क्या कहलाता है, 4 बियरिंग कहलाता है। सर्वेक्षण की दिशा में दिक् मापन अग्र दिक् मापन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में किसी लाइन का कोण 31 डिग्री 28 मिनट है, तो होल सर्किल बियरिंग कितना होगा, तो 180 डिग्री इसमें जोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये क्या है, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है, NS, E और W। मतलब ये जो लाइन है 31 डिग्री 28 मिनट साउथ वेस्ट में, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ इसका एंगल कितना है, 31 डिग्री 28 मिनट। तो अगर नॉर्थ से एंगल पूछा जाए होल सर्किल बियरिंग या WCB में तो क्या करेंगे, 31 डिग्री 28 मिनट ये वाला एंगल हो गया और ये कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 में 31 डिग्री 28 मिनट जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, 211 डिग्री 28 मिनट। तो होल सर्किल बियरिंग में क्वाड्रेंटल बियरिंग को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। फिर आते हैं, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट, बैक्टीरिया etc। ठीक है, ईस्ट और बैक्टीरिया की मौजूदगी में जो
जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं या जो जटिल मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनका टूटना, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में टूटना और भी चीज़ों में टूटना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बफेलो मिल्क, ये स्किम मिल्क से क्या होती है? कम होती है। ठीक है। भैंस के दूध की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो स्किम मिल्क से क्या होती है? कम होती है। ग्राइंडिंग मशीन में रेजिडेंट टाइम जो होता है थ्रोपुट टाइम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब जब आप ग्राइंडिंग मशीन, आपके आटे की मशीन भी ग्राइंडिंग मशीन होती है, जब आप उसमें बाहर से गेहूँ डालते हैं तो गेहूँ डालने की जो दर होती है वो आटा निकलने की दर से हमेशा अधिक होती है। मतलब कि मशीन के अंदर गेहूँ ज़्यादा देर तक रहता है और आटा जो होता है वो कम देर तक उससे बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि गेहूँ 1 मिनट पीस रहा है तो 1 मिनट ही आटा उसका बाहर निकलेगा। ठीक, तो क्या हो गया? ग्राइंडिंग मशीन में जो भी मटेरियल आप डालते हैं वो मशीन के अंदर ज़्यादा देर तक रहता है और बाहर वो जब निकलता है तो आपका अंदर डालने की दर से कम दर से वो मशीन के बाहर निकलता है। ग्लास बॉटल आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी पैकेज। ठीक है। स्टार्टिंग में किसी चीज़ को अगर पैक करना है तो प्राइमरी पैकेज क्या है? ग्लास बॉटल। साइकोमेट्रिक चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अगर कहीं पर साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पूछा गया है तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो चित्रों के द्वारा से दिखाया गया है। फूड प्रोसेसिंग में अक्सर आपने एक चार्ट देखा होगा जिसमें कई सारी लाइनें इस प्रकार से बनी हुई हैं और ऐसे ऐसे करके, यही आपका क्या कहलाता है? साइकोमेट्रिक चार्ट कहलाता है, जिसमें अलग टेम्परेचर के लिए ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर्स भी शो करे गए हैं। तो साइकोमेट्रिक चार्ट का मेन काम क्या है? ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? शो करता है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में रिलेशन किसने बताया? हेंडरसन इक्वेशन ने बताया। ये कौन है? हेंडरसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ईएमसी और आरएच के बीच में रिलेशन बताया है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब कि दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में किसमें पानी की मात्रा अधिक है किसमें कम है, तो उनके बीच में पानी की मात्रा के अनुसार रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाली जाती है। और ईएमसी का मतलब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कोई भी ग्रेन जब सुखाया जाता है तो अपने अंदर से पानी बाहर छोड़ता है और उसको जब आप फिर से एयर में रखते हैं तो वापस पानी अंदर छोड़ता है। तो अंदर पानी बाहर छोड़ने और अंदर लेने की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी स्टेज आती है कि ग्रेन या अनाज ना तो पानी बाहर छोड़ रहा है ना ही अंदर सोख रहा है। उस समय पर अनाज की जो नमी है वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कहलाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में जो रिलेशन बताया गया है वो हेंडरसन के द्वारा बताया गया है। तो अब आते हैं प्रेशर ड्रॉप, कांस्टेंट एंड एरिया चेंजेस इन द रोटामीटर। प्रेशर ड्रॉप जो होता है ये कांस्टेंट होता है और अगर एरिया बदल रहा है तो कौन सा मशीन है? वो आपकी रोटामीटर है। तो रोटामीटर जो होती है वो क्या करती है? प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट हो और एरिया चेंज हो रहा हो तो हम कहीं पर भी जो फ्लो नापते हैं या बहाव नापते हैं तो किसके द्वारा नापते हैं? रोटामीटर के द्वारा नापते हैं। जो सिम्पसन रूल होता है, सिम्पसन नाम के एक साइंटिस्ट है, सिम्पसन रूल जो होता है ये पैराबोलिक रूल पर क्या होता है? आधारित होता है। इसमें हम किसी भी नदी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसको निकालने के लिए सिम्पसन रूल का इस्तेमाल करते हैं। द ग्रेजुएटेड ड्रम प्लानीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन। ठीक है। ग्रेजुएटेड ड्रम का मतलब क्या हो गया कि एक प्लानीमीटर ऐसा है जिसके अंदर ड्रम इनबिल्ट है। तो ये आपका कितने हिस्सों में बना हुआ है? 100 डिवीजन में क्या होता है? ये ब्रेक किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द चार्ज बैटरी या फुली चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 1.280। अगर ये हाफ चार्ज होती तो 1.230 होता है यहाँ पर। फिर आते हैं टोटल फोर्स आउटपुट ऑफ द ट्रैक्शन डिवाइस अपॉन द वेट ऑफ द ट्रैक्शन डिवाइस। अगर ट्रैक्शन डिवाइस का जो फोर्स आउटपुट है उसका मान और उसी ट्रैक्शन डिवाइस के भार को अगर आपस में भाग करते हैं तो क्या मिलेगा? रोलिंग रेजिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। ईएमसी या इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट और आरएच इज द ग्राफ इज कॉल्ड ग्रेन आइसोथर्म। ठीक है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच जो रिलेशनशिप था वो तो हेंडरसन ने बताया, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेन आइसोथर्म। और ग्रेन आइसोथर्म गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्राइंग इन्वायरमेंट। इसको याद रखिएगा कि ग्रेन आइसोथर्म जो होती है वो हमको किसी भी ग्रेन को सुखाने के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है, ड्राइंग इन्वायरमेंट जो हमने क्रिएट किया है वो कैसा है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये देता है। स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गेहूं के दाने को आसमान से नीचे की तरफ गिराइए और नीचे से एयर चला दीजिए तो
तो क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि नीचे की एयर के फोर्स के कारण ये गेहूं का दाना हवा में टंगा रह जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं एयर की। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्टोक्स लॉ। 1 सेंटीमीटर और 50 मीटर का जो RF है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो कितना होगा, एक बटे 5000। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 50 मीटर का भाग कर दीजिए और 50 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दीजिए, तो 1/5000 आपको मिल जाएगा। पेनमैन मेथड यूज फॉर द इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सोर्स। ठीक है, पेनमैन मेथड जो होता है ये वाटर सरफेस के ऊपरी सतह से इवेपोरेशन को निकालने के लिए या वाष्पन को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेनमैन मेथड। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी सी पैन होती है, इस पैन में पानी भरा होता है, इसका जो वाष्पन होता है यही हम किसी बहुत बड़े ग्राउंड का वाष्पन भी मान लेते हैं। साल्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम 0.05 टू 0.5 mm। 0.05 से 0.5 mm के बीच के जो मिट्टी के कण हैं ये साल्टेशन के प्रोसीजर में क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं। होल व्हीट फ्लोर इज नोन एज द ग्राहम फ्लोर। मतलब गेहूं के अंदर से आप ना तो उसकी चूनी चोकर को बाहर निकालिए, आप क्या करिए कि गेहूं को एज इट इज़ पूरा का पूरा होल मतलब साबित उसका आटा बना के इस्तेमाल कर लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राहम फ्लोर बोला जाता है। तो ग्राहम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, होल व्हीट फ्लोर की का जो है इन्होंने वो किया था, पहली बार उसको बनाया था। फिर आते हैं फिल्टर, इंक्रीज द फिल्टरिंग इफिशियंसी। नाम से ही क्लियर है कि अगर कहीं पर फिल्टर लगाए तो फिल्टरिंग इफिशियंसी बढ़ेगी। मोस्ट कॉमन फ्यूमिगेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीरियल्स। मतलब सीरियल्स को स्टोर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा धूम्रक है, सबसे अच्छा जो धूम्रक है वो कौन सा है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेगेटिव स्पेसिफिक हीट बराबर स्टैंडर्ड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको स्पेसिफिक हीट किस में मिलेगी, निगेटिव में मिलने लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। डिफ्यूजिविटी इक्विवेलेंट टू द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन डायमेंशन। ठीक है, डिफ्यूजिविटी का मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पदार्थ का जाना डिफ्यूजिविटी कहलाता है। डिफ्यूजिविटी की जो विमा होती है या जो डायमेंशन होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जैसी ही होती है, क्योंकि दोनों का फिजिकल मीनिंग भी लगभग एक जैसा है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उसकी डिफ्यूजिविटी उतनी कम होगी। अब आते हैं इस पर सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ जो आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर तक जो सूरज की किरणें हैं वो जो पहुंचती हैं वही हमारी क्या कहलाता है, सोलर कांस्टेंट कहलाता है। तो सोलर कांस्टेंट हमारा क्या होता है, रेट एट विच द सोलर एनर्जी अराइव्स एट द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों तरफ 300 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, और इस एटमॉस्फेयर के सबसे आउटर लेयर पर जो सूर्य की किरण पहुंचती है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। रील इंडेक्स ऑफ द कंबाइंड का जो रील इंडेक्स है, ठीक है, वो कितना होता है, 1.25 से 1.50 के बीच में। मिनिमम वैल्यू ऑफ द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फॉर द स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का मतलब स्प्रिंकलर जो अपने चारों ओर पानी का छिड़काव कर रहा है वो कितना, जो चारों ओर घूम के छिड़काव कर रहा था कितने क्षेत्रफल में छिड़काव कर ले रहा है। 80% इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। जनरली 85% के ही स्प्रिंकलर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं फील्ड में। सर्वेयर कंपास बियरिंग रेंजेस फ्रॉम 0 से 90 डिग्री। सर्वेयर कंपास के द्वारा हम लोग बियरिंग जब नापते हैं या दिक्मापन करते हैं तो 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सर्वेयर कंपास NSEW इन 4 डायरेक्शन के बीच में कोण बताता है। अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ से एंगल नापा जाएगा थीटा, और यहाँ पर लिखा जाएगा n थीटा ई। इसका क्या है, सर्वेयर कंपास की रीडिंग है। तो इस तरीके से सर्वेयर कंपास हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही एंगल को डिफाइन करता है। ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द टिल्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब जहाँ पर जुताई करी जा रही है वहाँ के क्रॉस सेक्शन के पर यूनिट एरिया पर लगने वाला ड्राफ्ट या खिंचाव जो होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट ड्राफ्ट कहलाता है। अब आते हैं डिस्क थिकनेस ऑफ द डिस्क प्लाउ। डिस्क प्लाउ की डिस्क थिकनेस होती है 5 से 10 आपके mm या 1 सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर। फिर आते हैं सेफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पैडी। ठीक है, धान के लिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 12 से 14% वेट बेसिस पर। फिर आते हैं डायगोनल स्केल फॉर यूज फॉर
थ्री डायमेंशन, ठीक है। थ्री डायमेंशनल में डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नोइंग ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, ठीक है, स्टोरेज ऑफ द ड्राइड ग्रेन, इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरेज ऑफ द ड्राइड ग्रेन, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट की जो नॉलेज है या मॉइस्चर कंटेंट के बारे में जो हम चीज़ें पता लगाते हैं कि किसी भी ग्रेन का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है तब जब हम लोग क्या करते हैं, सूखे हुए अनाज को किसी जगह पर स्टोर करते हैं। स्टोर करने से पहले हमको मॉइस्चर कंटेंट पता होना चाहिए। फार्म कैटल हाउसिंग की जो आईएस कोड के अनुसार जो कोडिंग बनाई गई है वो क्या है आपकी आईएस 1970 6027, ठीक है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोडिंग में फार्म कैटल हाउसिंग का मतलब ये हुआ कि जो वो फार्म जहाँ पर हम कैटल या एनिमल्स या ऐसे एनिमल जो दूध दे सकते हैं उनको रखते हैं। तो लार्ज डेयरी फार्म की उसकी कोडिंग या उसके मानक जो बनाए गए हैं किस डॉक्यूमेंट में है, आईएस 6027 1970 में। स्लज फ्रॉम द सेप्टिक टैंक शुड बी रिमूव इन 1 to 2 ईयर, मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में सेप्टिक टैंक की सफाई करा लेनी चाहिए। अब आते हैं इस पर। डीप लिटर पोल्ट्री हाउस इन द फ्लोर एरिया प्रोवाइडेड पर बर्ड इज 0.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डीप लिटर पोल्ट्री हाउस में एक चिड़िया पर जो हम बर्ड पर जो फ्लोर एरिया प्रोवाइड करते हैं 0.4 मीटर स्क्वायर होता है। रैट प्रूफिंग कोन्स आर प्रोवाइडेड इन ए ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर एट ए हाइट ऑफ 1.20। ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1.2 मीटर की ऊंचाई पर रैट प्रूफिंग कोन लगा देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर चूहे अगर आएँ तो उसके अंदर फंस जाएं। फिर आते हैं सॉइल डिटैचेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल। किसी भी सॉइल पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा, डिटैचेबिलिटी ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल के उखड़ने के प्रति संवेदना उतनी अधिक होगी, उतनी आसानी से सॉइल उखड़ सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं। थिन लेयर ड्राइंग में जो होती है ग्रेन डेप्थ जो होती है 20 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर आते हैं वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पंप एंड द वाटर सरफेस, ये 7.5 मीटर से कम होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, ठीक है। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द फास्ट निडल मेथड। फास्ट निडल मेथड में इस्तेमाल होने वाला सर्वेइंग इक्विपमेंट कौन सा है, थियोडोलाइट है, ठीक है। मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम का मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे अधिक ऑपरेटिंग प्रेशर रखने पर ही स्प्रिंकलर से पानी बाहर निकल कर कुछ दूरी पर जाके चारों तरफ सिंचाई करेगा। कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर इक्वल टू कंबाइंस यूज ऑफ सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का एक साथ क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसी को कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर कहते हैं या सकल पानी उपयोग कहा जाता है। सब इरिगेशन इज़ द यूज़फुल इन कैपिलरी मूवमेंट इन द रूट जोन। सब इरिगेशन उन जगहों पर जरूरी है जहाँ पर रूट जोन में या फसलों के आपके जड़ों में कैपिलरी मूवमेंट या केशिकात्व की घटना हो रही हो या केशिकात्व हो रहा हो या कैपिलरी मूवमेंट हो रहा हो, वहीं पर सब इरिगेशन या भूमिगत इरिगेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द मोल्ड बोर्ड बॉटम ऑन विच द अदर कंपोनेंट आर अटैच्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोल्ड बोर्ड प्लाऊ या मिट्टी पलट हल के बॉटम में ऐसा पार्ट जिसमें सारे कंपोनेंट आकर जुड़ते हैं उसे फ्रॉग कहा जाता है। पडलिंग जो होती है ये 5 से 10 सेंटीमीटर पानी खेत में भरने के बाद करी जाती है, इससे पानी का पर्कोलेशन बढ़ जाता है। इंडिजिनस वाटर लिफ्ट इन द राइस ग्रोइंग बेल्ट ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, इसको बोलते हैं स्विंग बास्केट, ठीक है। मतलब देसी वाटर लिफ्ट का मतलब क्या हुआ, पानी एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए पानी उठाने का देसी तरीका। अक्सर आपने देखा होगा कि दो लोग क्या करते हैं, एक डलिया के दोनों तरफ डोरी लगा के और पानी को एक जगह से दूसरी जगह उठा उठा के डलिया से फेंक रहे होते हैं। उसी बास्केट को स्विंगिंग बास्केट कहा जाता है, स्विंग बास्केट कहा जाता है, ठीक है। तो
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वाटर लिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विंग बास्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेशियो ऑफ कल्टिवेटेड लैंड टू द कल्टिवेबल लैंड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जितने एरिया पर खेती हुई है और जितने पर हो सकती थी उन दोनों का अनुपात ले लेंगे तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जितने एरिया में खेती हो सकती थी उसी पर ही इरिगेशन करी जा सकती है या करी गई है। कटर हेड ऑफ द ग्रेन कंबाइंड एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। ग्रेन कंबाइन के अंदर से जो कटर हेड होता है वो 55 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ दबा होता है ताकि फसल को आसानी से काट सके। कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स ओनली। ठीक है, प्लांट्स या पौधों के लिए जो मिट्टी के अंदर पानी होता है वो केवल और केवल केशिका जल ही होता है जो पौधों को मिलता है। बाकी सारा जल गुरुत्व जल या आर्द्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर पौधों को नहीं मिल पाता है। पूरे विश्व के पेपर का या कागज़ का 97% जो होता है वुड पल्प या लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। 68 से 73% सिलिका मिलता है किसमें, ग्लास में या कांच में। कांच में 78 से 73% सिलिका आपको प्राप्त होता है। हाइटोग्राफ जो होता है ये आपके रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, मतलब सिंचाई वर्षा तीव्रता और समय के बीच का ग्राफ होता है। लेवलिंग फिर आते हैं लेवलिंग यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द सरफेस अंडुलेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द गिवन लाइन। मतलब किसी एक लाइन के दोनों तरफ जो है ऊंचाई नीचाई को पता करते हुए हम लोग अगर सरफेस के ऊपर ऊंचाई नीचाई पता कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनिंग कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन मीन्स द मूवर्स नाइफ स्टॉप एट द गार्ड सेंटर। ठीक है, मूवर्स के जो नाइफ होते हैं वो गार्ड के सेंटर में आके रुकते हैं, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, मूवर में रजिस्ट्रेशन मिलता है जिसमें मूवर के चाकू गार्ड के केंद्र में आके रुक रहे होते हैं। प्रेशर इनसाइड द रॉकर स्प्रेयर। रॉकर स्प्रेयर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो 14 से 18 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, हैमर मिल जो होती है ये इम्पैक्ट फोर्स पर आधारित होती है। ठीक है, गेहूँ या ग्रेन को आपके ग्रेन को प्रोसेस करने में जब हम लोग मिलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब साइज रिडक्शन का काम करते हैं, और साइज रिडक्शन के समय हैमर मिल इस्तेमाल होती है जो केवल इम्पैक्ट फोर्स का इस्तेमाल करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर वर्क्स ऑन द डेंसिटी डिफरेंस। स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर जो होता है वो घनत्व के अंतर पर आधारित होता है, घनत्व के अंतर पर ही होकर वो दो चीज़ों को सेपरेट करता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सेंटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एपरेंट मूवमेंट ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द क्रॉस हेयर। आपने पता है कि जब आप थियोडलाइट के अंदर देखते हैं तो आपको इस प्रकार से कुछ बना हुआ दिखाई देता है। इन्हीं जो ऑटो लेवल थियोडलाइट या सर्वेइंग इक्विपमेंट के अंदर जो दूरबीन से देखने पर जो आपको इस प्रकार की संरचना दिखती है इसी को क्रॉस हेयर कहा जाता है। और क्रॉस हेयर की जो वर्टिकल लाइन है जब हम क्रॉस स्टाफ को कहीं खड़ा करते हैं तो इसी पर लाने की कोशिश करते हैं, और जब हमें इमेज क्लियर नहीं होती तो एपरेंट मूवमेंट बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो इमेज हमारी है उसके अंदर आभासी मूवमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पैरालैक्स बोला जाता है। सीपेज लाइन के ऊपर कोई भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता है। कहीं पर भी अगर लाइन पर जैसे मान लीजिए कहीं पर ये पानी भरा हुआ है, इसके चारों ओर आपने मेड़ बना दी, मेड़ में पानी का रिस्क जा रहा है तो ये सीपेज लाइन हो गई। सीपेज लाइन के ऊपर कोई भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके नीचे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मौजूद होता है सीपेज लाइन के नीचे। परसेंटेज ऑफ इंटरवेरिएशन ऑफ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल इज 7.5%। ठीक है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का जो वेरिएशन होता है वो आपका 7.5% आपका होता है। याद रखिएगा, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। थ्रेश्ड ग्रेन पासिंग आउट फ्रॉम द कंबाइंड हार्वेस्टर। ठीक है, अगर थ्रेश्ड ग्रेन जो है वो कंबाइंड हार्वेस्टर से बाहर निकलने लगा उसको क्या बोलते हैं, रैक लॉस बोला जाता है। ठीक है, रैक की हानि बोला जाता है। अब आते हैं OTR मीन्स ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट इन द प्लास्टिक फिल्म। ठीक है, प्लास्टिक फिल्म्स में OTR का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट। सल्फाइड प्रोसेस ऑफ पल्पिंग इज ए केमिकल प्रोसेस। जब हम कहीं पर वुड की पल्पिंग करते हैं या फ्रूट्स की पल्पिंग करते हैं तो वहाँ पर हम जो है सल्फाइड प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम लोग सल्फाइड मिलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस कहा जाता है।
बोर या सुअर के लिए फ्लोर एरिया एक सुअर के लिए कितना होता है? 6.25 से 7.50 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी तक का वीडियो मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये जो बातें मैं आपसे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सीधे पेपर में आते हैं बिना शब्द को चेंज किए, तो आप इसको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो हाथ में प्रिंटेड मैटर लेके और इसको सुनना, और जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आसपास उसकी कुछ हिंदी नोट करना है। यही आपके तैयारी का मेथड है जो आपको लास्ट के 7-8 दिनों में करनी है। इसमें आपकी जो तैयारी है बूस्टअप होगी, नॉलेज आपकी पॉलिश होगी, और एग्ज़ाम में आपको पॉइंटर्स देखकर, आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर याद आएगा आगे। और जो जितना अच्छे से पढ़ के जाएगा वो उतना अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म करने वाला है। अगेन वेरी वेरी थैंक यू, बाय बाय एंड शब्बा खैर।